हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मुनावत और आज हम बात करने वाले हैं प्री लोड, आफ्टर लोड और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में। जनरली फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए तो फिजियोलॉजी के ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, प्री लोड, आफ्टर लोड, ये इनके शॉर्ट नोट आ जाते हैं जनरली, जो हमें पता होना चाहिए कि जनरली होता क्या है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ तो बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर आगे जाके अपन बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि जो प्री लोड, आफ्टर लोड और जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है ये कहाँ पे वैलिड होते हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, कहाँ पे पढ़ते हैं इनको, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्री लोड के बारे में। तो जानते हैं कि जो प्री लोड है ये प्री लोड होता क्या है। अगर मैं प्री लोड के बारे में बोलूँ तो प्री लोड क्या है? डिग्री ऑफ टेंशन ऑन द मसल्स जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट बिफोर पहले जो एक डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ टेंशन होती है ना मसल्स पे जो लगती है, वो वो कहलाता है प्रीलोड। मैंने क्या कहा कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले जो एक डिग्री ऑफ टेंशन होती है जो मसल्स पे, उसको वो होता है प्रीलोड। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। अब मैं बात करता हूँ, ये तो है मेरी जनरल डेफिनेशन। अब मैं बात करता हूँ हर्ट के केस के अंदर क्या है। हर्ट के केस के अंदर है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फील्ड इन द वेंट्रिकल्स जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि जब कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, करेक्ट, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले, जस्ट बिफोर पहले, जो हमारे देखो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड भरा है उसका जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं प्रीलोड। मैंने क्या बोला कि जब हमारे वेंट्रिकल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो ब्लड फील्ड है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर उसका जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं प्रीलोड। अभी मैं बताऊंगा डायग्राम से। और कौन सा वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वो होता है वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जनरली। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है सिंपल कि अगर वाइवा वाइवा में कि प्रीलोड क्या है, तो आप एक डेफिनेशन बोलोगे, मतलब एक सेंटेंस बोलोगे बस एग्जामिनर के पास कि प्रीलोड इज अ नथिंग बट इट इज़ अ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रीलोड है ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक हमारे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसके इक्वल है जनरली ये प्रीलोड। अब मैं बता देता हूँ ये जो चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल देखी, अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा कि किस तरह से है जनरली। ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है। जनरली ये एक डायस्टोल है, डायस्टोल है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर जनरली ब्लड है फील्ड हो रहा है, शुरू में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वेंट्रिकल्स से जब ब्लड फील होगा तो यहाँ वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, करेक्ट। और जब यहाँ पे कहने का मतलब ये एक जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उस वेंट्रिकल्स रिलैक्शन होने के बाद जो वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ जो रिमेनिंग जो वो जो ब्लड बचता है उसको बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मैंने क्या बोला कि जब डायस्टोल फेज हुआ तो वेंट्रिकल से क्या है, शुरू में मतलब एंटर करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर यहाँ वेंट्रिकल्स रिलैक्शन होंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो तो कॉन्ट्रैक्शन में बाद में बताऊंगा। तो पहले रहा होगा ना यार, जब भी तो रिलैक्सेशन हुआ ना, तो वो छोड़ो, आप यहाँ से समझो, आप तो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, वो वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्सेशन में। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद में जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर जो कुछ जो ब्लड बच जाता है उसको बोला जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, करेक्ट। और ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम बता। तो इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये ब्लड है वो इजेक्ट होगा।
तो कहने का मतलब ये इतना सा है सिंपल। अगर बोलूँ हार्ट के केस के अंदर प्रीलोड क्या है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट बिफोर पहले जो वॉल्यूम होता है ब्लड का जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज क्या है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो वही होता है प्रीलोड। आ गया समझ में? तो ये सारी चीज़ें हो गई अपनी प्रीलोड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आफ्टर लोड है क्या चीज़। अब आफ्टर लोड को समझिएगा। आफ्टर लोड क्या बोलता है कि द लोड अगेंस्ट विच मसल्स एक्सर्ट इट्स कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ है कि जब जो जब कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी किसी भी तरह का एक लोड, एक ऐसा लोड जो हमारे मसल्स के अगेंस्ट में लग रहा है। जब मान लो कोई भी किसी भी तरह का फोर्स लगाते हैं अपन, या कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, तो वो उस समय जो एक लोड लग रहा है किसके अगेंस्ट में, हमारे मसल्स के अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। मैंने क्या बोला कि जब फोर्स और कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन एक्सर्ट हो रहा है तो उस समय उसके मतलब जो लोड लग रहा है उसके मसल्स के अगेंस्ट में उनको बोलता है आफ्टर लोड। ये तो हुई जनरल पॉइंट। अब पॉइंट के हिसाब से अब मैं बात करता हूँ हार्ट के केस के अंदर। हार्ट के केस के अंदर ये है अवोल्टिक प्रेशर अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अवोल्टिक प्रेशर क्या है कि मान लो हमारी जो अवोल्टा है, अवोल्टा के अंदर क्या है, अवोल्टा की जो वॉल है वो क्या है, क्लोज है जनरली। तो जब अवोल्टा की वॉल क्लोज है तो अवोल्टा की जो वॉल है वो क्या है कि उसे ब्लड है वो क्या है प्रेशर लगाएगा, मतलब वो ओपन होना चाहिए कि मतलब यार क्लोज है तो उसके अंदर अवोल्टा के अंदर ब्लड भरा है तो वो क्या है कि मतलब खुलना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में उसकी जो वॉल है ओल्टा की, उसके अगेंस्ट में क्या है एक तरह का प्रेशर लग रहा है ओल्टा की वॉल पे, तो उसको बोलता है ओल्टिक प्रेशर। करेक्ट। तो वो तो हुआ ओल्टिक प्रेशर। और अब जब ओल्टिक प्रेशर लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना यार, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो वो होगा ना। भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जब वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो अवोल्टिक प्रेशर लग रहा है, करेक्ट, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। समझ ही आ गया भाई। मान लो हमारा हर्ट है, अब वो हर्ट की जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, करेक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके अगेंस्ट में जो अवोल्टा प्रेशर लगाएगा उसके अगेंस्ट में, तो उसको बोला जाता है आफ्टर लोड, ये हर्ट के केस के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि अवोल्टिक प्रेशर होगा तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और या फिर मैं ऐसा बोल दूँ अवोल्टिक प्रेशर या रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट विद द वेंट्रिकल्स मसल, वो वही बात है, अवोल्टिक प्रेशर इक्वल है रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। तो वही चीज़ है कि जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस लग रहा है या कोई भी किसी भी तरह का अवोल्टिक प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। याद रहेगा भाई। ये चीज़ें अपन को याद करनी है बस। आफ्टर लोड जब भी आ जाए बस इतना सा याद कर रहा है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस अवोल्टिक प्रेशर लग रहा है उसको बोला जाता है आफ्टर लोड। करेक्ट। कुल मिला के ये है कि ये जो एक जिस तरह से अपन ने बोला था कि प्री लोड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल है, उसी प्रकार उसी तरह जो आफ्टर लोड है वो भी एक अवोल्टिक प्रेशर है हमारा, उस अवोल्टिक प्रेशर के इक्वल है जनरली। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें भी मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर देखो, ये जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, ये कहने का मतलब ये जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इससे पहले जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट था यहाँ पे, तो मैं कहने का मतलब ये हूँ कि इससे पहले जो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ इससे पहले ये वाला स्टेज रहा होगा, तो इसमें ये वाली जो वॉल है ये क्लोज है जनरली, और फिर ये तो ब्लड जाएगा ना यार, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स फिलिंग थी ना यहाँ पे, तो वेंट्रिकल्स भरा था पूरा। तो अब जब डायस्टोल का एंड हो रहा था तब उस समय जो वॉल्यूम होता है ब्लड का उसको डायस्टोलिक वॉल्यूम बोला था। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके
अगेंस्ट में जो अवोल्टा प्रेशर लगाएगा, मैंने क्या, या फिर ऐसा बोलो ये रेजिस्टेंस है या कोई भी किसी भी तरह का, देखो लेफ्ट साइड में अवोल्टिक वॉल होती है, राइट साइड की बात की जाए तो पल्मोनरी तो वॉल होती है। तो उन बेस से वेंट्रिकल से उनके अंदर ब्लड जाएगा, तो वेंट्रिकल से जब उनके अंदर ब्लड जाएगा तो कहने का मतलब है कि जो अवोल्टा प्रेशर लगाएगा या कोई भी किसी भी तरह की जो रेजिस्टेंस है हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट के अलाउ, उसको ही बोला जाता है क्या बोला जाता है, आफ्टर लोड। करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ की, दैट कैन बी फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में बात करें तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था, जब जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उससे पहले जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ ब्लड रिमेन बच जाता है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा उसका एंड डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है यार, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। करेक्ट। क्योंकि अगर मैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी हमारे कार्डियक मसल्स की। करेक्ट। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड डायस्टोलिक का तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी कार्डियक जो मसल्स है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेच होगी जनरली। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स है अगर मतलब दिस इंक्रीज द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स रिजल्ट इन द ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट। मेन डेफिनेशन ये है। मेन डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर मान लो कि अगर हम जो मसल्स की जो लेंथ है, अगर इनिशियल लेंथ अगर बढ़ती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। भाई जाहिर सी बात है, मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा, वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी मसल्स है, उस मसल्स की जितनी ज़्यादा, हमारे मसल्स की जितनी ज़्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। करेक्ट। अगर मतलब अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं आती ना फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अंदर, तो ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है यार, कि अगर लेंथ ऑफ मसल से, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल से अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा विथ फिजियोलॉजिकल लिमिट। फिजियोलॉजिकल लिमिट क्या है कि हर जो चीज़ होती है उस हर चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। जैसे मैं इसको एक बैलून के एग्जांपल से समझाऊंगा। बैलून के एग्जांपल जैसे बैलून है, बैलून में के अंदर क्या है कि हम जनरली हवा भर रहे हैं, अब भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, तो एक देखो उस हर चीज़ का एक पर्टिकुलर वो रहता है यार। अब उसके अंदर यार मतलब फिक्स है कि इतनी एयर भर सकते हैं अपन, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं मेरे जितनी मर्जी है उतनी ही एयर भरूंगा, ऐसा तो हो है ही नहीं ना यार। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो उस उस लिमिट को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल लिमिट। करेक्ट। तो ये बोलता है कि अगर हमारी मसल्स की लेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, बट एक पर्टिकुलर एक फिजियोलॉजिकल लिमिट। अब मैं बता देता हूँ इसको एक बलून के एग्जांपल से बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ इस वाले डायग्राम से। अब फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बोलता है कि अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ये इसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगी, अगर प्रेशर लगाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी जो कार्डिक मसल्स है ये स्ट्रेच होगी ना यार, स्ट्रेच होगी। अब जब ये स्ट्रेच होगी तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो इनिशियल लेंथ है मसल्स की, उसके अगर वो बढ़ेगी, अगर इसकी इनिशियल लेंथ है अगर वो यार, जाहिर सी बात है कि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा, अगर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा तो इसकी जो एक स्ट्रेचिंग है वो स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, अगर स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी तो कहने का मतलब ये है कि मसल से उसकी इनिशियल लेंथ पहले से बढ़ जाएगी, अगर बढ़ेगी जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेगा। याद रहेगा, विथ फिजियोलॉजिकल लिमिट। अब मैं इसको बलून के एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं बलून के एग्जांपल से समझूंगा कि जैसे इनिशियल में ये बलून है कुछ इस तरह से,
अब इसके अंदर शुरू से मैंने क्या है ऐसा है, तो इसके अंदर हवा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये क्या है, एक फूल मतलब इसमें हवा बढ़ती पूरी भर गई एक पर्टिकुलर, और यहाँ से मैंने सील कर दिया इसको। फिर उसके बाद में यार इसकी भी एक पर्टिकुलर, अगर जाहिर सी बात है कि इसका अगर वॉल्यूम बढ़ा, पहले ये ऐसा वॉल्यूम था, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाया तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी बढ़ेगा इसका। अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसकी जो वाल है वो भी स्ट्रेच होगी, है ना, स्ट्रेच तो होगी यार। अब जब इसकी वाल स्ट्रेच होगी तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो मसल्स है वो भी उसी तरह, मतलब उनकी जो लेंथ है अगर बढ़ती है तो कहने का मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ता है। तो फिर उसके बाद में एयर है वो उस जैसे पर्टिकुलर टाइम बाद एयर एस्केप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अंदर। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है, जो प्री लोड है आफ्टर लोड है, इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ते हैं अपन, तो स्ट्रोक वॉल्यूम के जो फैक्टर है वहाँ पे जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग हैं उन पे तीन तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो तीन तरह से फैक्टर है जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट करते हैं। एक तो प्री लोड है, एक आफ्टर लोड है, एक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन है। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो गया, प्री लोड हो गया, आफ्टर लोड हो गया। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे केस पे डिपेंड ये करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में, सेकंड अपन बात करेंगे प्री लोड के बारे में, थर्ड अपन बात करेंगे आफ्टर लोड के बारे में। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स के बारे में बात करूँ तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम है अगर वो ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स अगर ज़्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। वही जाहिर सी बात है कि हमारा वेंट्रिकल्स है, वो वेंट्रिकल्स जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगी। और स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन अपन क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल्स ईच मिनट। मैंने क्या बोला कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक वो वॉल्यूम है ब्लड का जो इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से पर मिनट, करेक्ट, ईच मिनट। तो ये वही चीज़ है कि जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और अपन को पता, और नेक्स्ट अपन बात करें कि जो प्रीलोड की अगर बात की जाए तो अपन को पता है कि जो प्रीलोड है वो क्या है, एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल है जनरली। और जब कोई भी किसी भी तरह का प्री लोड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। भाई प्री लोड है अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल है, तो जब प्री लोड बढ़ रहेगा तो जाहिर सी बात है, दिमाग लगाने वाली चीज़ है यार, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है बढ़ना ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्री लोड है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के इक्वल है, तो प्री लोड बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है इसका वेंट्रिकल्स का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्री लोड बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा। तो प्री लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किसके हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या के अनुसार जो प्री लोड है वो कहने का मतलब इसके जाहिर सी बात है कि किसके स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि प्रीलोड बढ़ा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर मिला है अपन। तो दोनों फैक्टर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर प्री लोड बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। मैंने क्या बोला, प्री लोड बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का ज़्यादा होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, ये किसके अकॉर्डिंग, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अनुसार, क्योंकि और अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा तो जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ता है जनरली। तो ये फैक्टर हो गए जनरली। तो दो तरह के फैक्टर के बारे में अपन ने बात करी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में और प्री लोड के बारे में। अब लास्ट एंड फाइनल फैक्टर है दैट कैन बी जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, दैट कैन बी आफ्टर लोड, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर लोड के बारे में बात करें तो आफ्टर लोड के अंदर मैंने कहा था कि आफ्टर लोड है वो एवोल्टिक प्रेशर और रेजिस्टेंस के इक्वल है जनरली। तो जब आफ्टर लोड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है एवोल्टिक प्रेशर बढ़ता है, अगर एवोल्टिक प्रेशर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑफ इजेक्शन है वो भी बढ़ेगा।
तो स्टॉक वॉल्यूम है वो क्या है, डिक्रीज हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं पाएगी ना। तो आफ्टर लोड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्टॉक वॉल्यूम के, जबकि प्री लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था स्टॉक वॉल्यूम के। तो ये सारी चीज़ें हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टॉक वॉल्यूम है, सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो आशा है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी मैं जो इसका फ़ोटो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज Gunav37 पे भी जाके स्क्रीनशॉट और फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी थैंक यू।